बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 फिज़िक्स नेशनल बुक फाउंडेशन। आज हम न्यू चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रेशर एंड डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स। ठीक है, प्रेशर का तो आपको पता ही है, फोर्स पर यूनिट एरिया जो है वो प्रेशर होता है। और डिफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हो तो उसकी शेप बदल जाती है। ठीक है, जैसे आपके पास कोई प्लास्टिक की कोई चीज़ है, आप उसको बेंड कर दो तो उसकी जो मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट है वो बदल जाती है, उसकी ओवरऑल शेप बाहर से देखने में बदल जाती है। इसको कहते हैं डिफॉर्मेशन, कि शेप में क्या चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखें, हर मैटर जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलके बना हुआ है। ठीक है, छोटे छोटे एटम मॉलिक्यूल कंबाइन होके क्या बनाते हैं, कोई भी मैटर बनाते हैं। और मैटर क्या होता है, हर वो चीज़ जिसका वॉल्यूम हो और जिसका मैस हो। यानी कि वॉल्यूम का मतलब क्या है, कोई ना कोई जगह घेरती हो, चाहे आपका पेन है, चेयर है, टेबल है, हर वो चीज़, इवन के प्लैनेट अर्थ पूरे का पूरा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज़ है, कोई पेंसिल है। ठीक है, पेंसिल जो है वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हुए। हम जब कहते हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स का क्या मतलब है, देखिए छोटे छोटे एटम्स जो हैं, छोटे छोटे एटम जो हैं वो कंबाइन होके क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बना देते हैं। ठीक है, तो इस तरह ये पेंसिल जो है वो छोटे छोटे एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बनी हुई। मैंने फिर बड़े बना दिए, बिल्कुल छोटे छोटे। ठीक है, सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तो ये पेंसिल बन गई है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब आप कोई ना कोई फोर्स लगाते हो, एक्सटर्नल फोर्स, वो जो है ग्रेविटी भी हो सकती है, वो कोई भी प्रेशर आप हाथ से लगाते हो, प्रेशर भी हो सकता है, या आप इसको हीट कर दो तो वो भी पिघल जाएगी, वो भी एक एक्सटर्नल फोर्स हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करती हैं, ये डिफॉर्मेशन करती हैं इसकी शेप में, यानी कि इसकी शेप को चेंज करती हैं। तो इस तरह की एक्सटर्नल फोर्सेस क्या करती हैं, वो डिफॉर्मेशन लेके आती हैं इस मैटर के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर। डिफॉर्मेशन के अंदर क्या क्या आ जाता है, उस ऑब्जेक्ट की शेप आ जाती है। ठीक है, उसकी डायमेंशन आ जाती है कि लेंथ विड्थ हाइट पहले क्या थी अब क्या होगी, और उसकी ओरिएंटेशन, यानी कि किस तरह वो ओरिएंटेड है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है, ये होती है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओवरऑल अब हम देखें तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब किसी भी मैटर के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है तो वो क्या करती है, उसके अंदर डिफॉर्मेशन लेके आती है, जो कि फिर क्या हमें देखने को मिलती है, शेप चेंज हो जाती है, या उसकी लेंथ विड्थ हाइट बदल जाती है, या उसकी डायरेक्शन बदल जाती है। अब डिफॉर्मेशन के आगे मजीद टाइप्स होती हैं। एक होती है इलास्टिक डिफॉर्मेशन और एक होती है इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन को हम प्लास्टिक, ठीक है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी कहते हैं। प्लास्टिक, यहाँ पे जब हम ये डिफॉर्मेशन वगैरह स्टडी करते हैं फिजिक्स में, तो प्लास्टिक का मतलब होता है इरिवर्सिबल या परमानेंट। ठीक है, तो ये नहीं समझना कि हर प्लास्टिक की जो शेप होती है वो इरिवर्सिबल होती है, ऐसा नहीं होता। प्लास्टिक का मतलब है फिजिक्स के अंदर जब हम डिफॉर्मेशन का पोर्शन स्टडी करते हैं तो प्लास्टिक का मतलब है इरिवर्सिबल या परमानेंट चेंज। उसके बाद यहाँ पे बताया हुआ है आपको कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर आपस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो उनके दरमियान जो स्पेसेस हैं वो बहुत कम होती हैं, निगलेक्ट ही कर देते हैं हम उसको। ठीक है, लेकिन ऑन द अदर साइड जो लिक्विड्स होते हैं और जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर स्पेसेस मौजूद होती हैं। जैसे कि लिक्विड है उसमें थोड़ी सी ज़्यादा होंगी, इस तरह से होगा, और जो गैसेस हैं उसमें तो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो सॉलिड की इस प्रॉपर्टी की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं, यानी कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, अगर उनके अंदर डिफॉर्मेशन की जाए तो वो जल्दी से उसको रिटेन कर लेते हैं, यानी कि वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ सकते हैं, अपनी ओरिजिनल साइज में आ सकते हैं। लेकिन जो लिक्विड हैं या गैसेस हैं उनको एक दफ़ा अगर हम डिफॉर्म कर दें तो फिर वो बगैर किसी फोर्स की मदद के वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिटेन नहीं कर सकते, ओरिजिनल साइज को, ओरिजिनल शेप को वापस से नहीं लेके आ सकते, मेंटेन नहीं कर सकते जब तक वापस से उन पर कोई फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, लेकिन सॉलिड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो वापस आ जाते हैं, लेकिन हर सॉलिड भी नहीं आता। जैसे जैसे हम आगे चलते हैं मैं आपको एग्जांपल देता जाता हूँ। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन की ये एग्जांपल हैं कुछ। स्ट्रेच्ड रबर बैंड, अब ये रबर बैंड है। ठीक है, बंदे ने क्या किया कि अपनी उंगलियों से इसको फोर्स लगा के इसे स्ट्रेच कर दिया, तो जब ये वापस से ये जो इसने फोर्स लगाई हुई है ये ख़त्म करेगा तो रबर बैंड वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। अब देखें ये रबर बैंड क्या है, ये सॉलिड है। ठीक है, ये कोई लिक्विड या गैस तो नहीं है ना, ये सॉलिड है, तो ये वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। लेकिन आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट जब ये क्रॉस करेंगे
तो फिर जाहिर सी बात है ये रबर बैंड टूट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब बेंट मेटल रॉड। ठीक है, अब मेटल रॉड को देखें, मेटल रॉड को अगर आप इस तरह दोनों हाथों से पकड़ के बेंड करते हो तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा जैसे वो पहला था। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा है हर सॉलिड जो है वो भी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आता, बल्कि जो वापस आते हैं वो सॉलिड ही होते हैं। ठीक है, इस बात को समझ लें। उसके बाद शैटर्ड ग्लास। अब ये ग्लास है, पहले ये कंप्लीट था इस तरह करके। ठीक है, इसको क्या किया, तोड़ दिया, तो ये तो यहाँ पे टुकड़े टुकड़े हो गया ना। ये वापस इस तरह तो नहीं बनेगा खुद से जब तक इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए। ठीक है, पकड़ के रख के इसको सारों को जोड़ा ना जाए। या इस तरह ये जो मेटल को अब हमने एक दफ़ा टेढ़ा कर दिया तो अब ये खुद से तो अपनी पोजीशन रिटेन नहीं करेगा, इसको हमें वापस से पकड़ के ऑपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ लाना पड़ेगा, तब जाके ये जो है अपनी ओरिजिनल साइज पोजीशन में वापस आ जाएगा शायद। तो ये जो है ये डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि है इलास्टिसिटी। ठीक है, इलास्टिसिटी क्या होती है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के उसकी शेप को डिफॉर्म करते हो, उसकी शेप को चेंज करते हो, किस तरह, एक्सटर्नल फोर्स लगा के, चाहे वो आप उसको स्ट्रेच करते हो, कंप्रेस करते हो, तो जब आप वो फोर्स हटा देते हो जिसने डिफॉर्म किया है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट अपनी वापस से ओरिजिनल शेप साइज पोजीशन पे आ जाता है जहां पे वो ये फोर्स लगाने से पहले मौजूद था। अगर तो वो आ जाता है तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट क्या है, इलास्टिक है, इसमें इलास्टिसिटी मौजूद है। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट वापस से अपनी ओरिजिनल शेप साइज में नहीं आता तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये इन इलास्टिक है। ठीक है, और इस डिफॉर्मेशन को कहेंगे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन या इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, अगर वो वापस नहीं आता अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में। ठीक है, और अगर वो वापस आ जाता है तो फिर हम कहेंगे ये क्या थी, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। यहाँ पे यही आपको एग्जांपल दी हुई है स्प्रिंग वाली, कि आपने एक स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। ठीक है, एक स्प्रिंग को पकड़ के ऐसे ऊपर की तरफ खींचा है, फोर्स लगाई है, तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाएगा, यानी कि वापस से ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगा। लेकिन फिर से वही बात कि आगे जाके आप पढ़ोगे कि एक ऐसे भी पॉइंट है कि आप उससे इंक्रीज करोगे तो फिर वो स्प्रिंग जो है अपनी वापस से ओरिजिनल पोजीशन में साइज में नहीं आएगा। इसी तरह से एक टेनिस बॉल जब आप रैकेट के साथ हिट करते हो तो वो बॉल जो है थोड़ी देर के लिए अपनी शेप बदलती है। जैसे ऐसे बॉल है ना, इस तरह से, तो वो क्या करती है, रैकेट की वजह से ऐसे थोड़ी सी डिफॉर्म हो जाती है, उसकी शेप बदल जाती है। ये देखें, बॉल जो है वो थोड़ी सी, अब ये सर्कुलर फॉर्म में नहीं है, ये थोड़ी सी जो है ये इलिप्टिकल फॉर्म में ये बॉल जो है वो आई हुई है। तो इस तरह से वो टेम्परेरी ये डिफॉर्मेशन हुई है, तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक डिफॉर्मेशन। तो जब ये रैकेट की फोर्स इससे ख़त्म होती है, बॉल आगे की तरफ ट्रेवल करना स्टार्ट करती है, तो ये वापस से अपनी सर्कुलर शेप में वापस आ जाती है। ठीक है, इसी तरह जब ये आर्चर शूट्स एन एरो, ये जो तीर कमान वाला बंदा है, ठीक है, इस गर्ल ने जब क्या किया है कि तीर कमान को ऐसे पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, जो स्ट्रिंग है ना इसकी, इसको पीछे की तरफ स्ट्रेच किया है जब, तो क्या हुआ है, डिफॉर्मेशन हुई है। और जब उसने इसको रिलीज किया है, जो एरो है उसको रिलीज किया है, तो ये जो स्ट्रिंग है ये भी वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ गई है। तो हम ऐसी डिफॉर्मेशन को क्या कहते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यानी कि परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं हुई बल्कि वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वो आ गई है, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी मौजूद थी। फिर है जी कि नॉट ऑल द मटेरियल्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल शेप्स, कि हर मटेरियल जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता, बल्कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं कि जब हम उन पे वो फोर्स हटाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स जिसने डिफॉर्म किया हुआ था उसको, तो वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे साइज में नहीं आती, बल्कि वो डिफॉर्म्ड ही रह जाती है। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल्स को हम कहते हैं इन इलास्टिक। ठीक है, इन इलास्टिक मटेरियल की जो एग्जांपल है वो है प्लास्टिसिन, क्ले एंड डो। आपको पता है छोटे बच्चों के पास वो कलरफुल थोड़ी सी क्ले जैसी चीज होती है, सॉफ्ट सॉफ्ट सी, जैसे मार्शमेलो होती है, तो वो उससे डिफरेंट किस्म की शेप्स बनाते हैं। अब वो शेप जब एक दफा बना देते हैं तो वो जब तक उसको ठीक नहीं करते, यानी कि खुद से एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, वो उसी शेप में रहते हैं, उसके अंदर कोई इलास्टिसिटी नहीं है। ठीक है, इसी तरह से क्ले भी है, वो जो मिट्टी जिसको आप बोलते हैं, वो कलरफुल सी मिट्टी होती है, उसका भी यही काम है। और डो भी अगर आप देखें, ये आटा गूंथते हैं वो भी डो है। ठीक है, पिज्जा बनाते हैं वो भी डो है। इसके अलावा अगर आप क्ले की टर्म में जाते हैं
तो फिर वो यही बात है जो मैंने आपको बता दी है। तो ये वो मटेरियल हैं जो इन इलास्टिक मटेरियल होते हैं, ठीक है, यानी कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ये वापस नहीं आते एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद जिसने डिफॉर्म किया हुआ था इनको, ठीक है। फिर ये जो मैंने अभी आपको बताया है कि एक लिमिट होती है कि उससे ज़्यादा जब आप उस लिमिट से एक्सीड करते हो तो फिर वो ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आता, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। ये उसकी इलास्टिक लिमिट है, ये लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर ये इलास्टिक नहीं रहेगा, ये इन इलास्टिक हो जाएगा। जैसे कि स्प्रिंग को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर दोगे, बहुत ज़्यादा कर दो तो वो फिर ऐसे ही रहेगा, स्ट्रेच रहेगा, वो वापस से नहीं है। तो फिर हम उसको कहते हैं कि हमने इलास्टिक लिमिट एक्सीड कर दी है, क्रॉस कर दी है, ठीक है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट विल हैपन टू द मटेरियल इफ यू एक्सीड द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर जिसको नहीं पता, जिसने नहीं पढ़ा हुआ, वो बेचारा परेशान हो जाएगा, पता नहीं इलास्टिक लिमिट क्या है और क्या हो जाएगा अगर हम इसको क्रॉस कर देंगे तो, ठीक है। बहुत सिंपल सा आंसर है इसका कि जो मटेरियल है वो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, अपनी ओरिजिनल शेप साइज में वापस नहीं आएगा जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स जो है वो हटाएंगे। डिफॉर्मिंग फोर्स का पता है ना कि जो जिस फोर्स ने उसको डिफॉर्म किया हुआ, उसकी शेप साइज को चेंज किया हुआ। फिर इसके आगे मजीद दो कैटेगरी मैंने आपको बताई हैं, एक कौन सी है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, और दूसरी कौन सी है, इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, या फिर उसको कहते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हुक्स लॉ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो भी आप तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।